Welcome back to this very important podcast on the grassroots democracy in J&K. I have been conducting podcasts. This is the second in line in terms of tracking how has the grassroots democracy in J&K been successful in navigating through all the challenge, what used to be the domain of normally the elected representatives for the Legislative Assembly, or for that matter, the parliamentarians. We have seen post to 2019, there was a successful conduct of elections for the third tier structure of the local governance. And then last time I have had a guest from Devsar constituency. This time around, I would like to welcome the guest Saima Sophie. She is hailing from the as a DDC member from BK Pura constituency, which actually is in Badgam district. There are lots of things we have to talk about, and before we can just get into that part of the conversation, I would like to communicate this to the audience that I'll be conducting this series for the local self-government third tier in Urdu itself, because a larger audience is actually Urdu speaking or Kashmiri speaking for that matter, or Pahadi speaking. So I hope that Urdu will be suffice to navigate through and understand the complications and the challenge that these representatives face in their public conduct. सो पहली बार तो ये है कि साइमा जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा खैर मकदम है। थैंक यू सो आपने मच। आपने अपने टाइट शेड्यूल में से हमारे हमारे साथ कुछ लम्हात बिताने का जो ये वादा पूरा किया, तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू। तो बहुत सारी चीज़ें, पहले तो हमें बता दीजिए ये बीकेपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स जो हैं हमारे और आपके आपके तो जानते ही होंगे, हमारे जो ऑडियंस मेंबर्स है वो जानना चाहेंगे कि ये बीकेपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो आप कहना चाहें। एक्चुअली बीकेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बागत करनीपुरा है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ बिलोंग करती है। आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे जो जुरिसडिक्शन में पड़ती है। एंड इसकी असेंबली जी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पड़ती है वो चाडोरा पड़ती है असल में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डीडीसी वो बीकेपुरा पड़ती है जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ बिलोंग करती है। और आपने रिसेंटली एक पार्टी के साथ जो कि JKPM IS, उसके साथ आपका एक टाइम रहा है, आपने पार्टी चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपने शमूलियत इख्तियार की है कुछ 22 दिन पहले। ऐसा क्या हो गया कि आपको पार्टी चेंज करनी पड़ी? या एक्चुअली जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, डीडीसी इलेक्शन जो ही होने जा रहा था जम्मू कश्मीर में, तब मैंने जेकेपीएम की टिकट पे लड़ा था और विनर रह चुकी हूँ वहां से बीकेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बट टाइमिंग क्या हुआ कि जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर दी। तो पार्टी कहीं पे रही नहीं क्योंकि पार्टी को आगे चलाने वाले बंदे नहीं रहे। उस वजह से हम भी कहीं ना कहीं पे मजबूर हो गए अपना ताकि हम अच्छा सा पाथ हम भी ढूंढ रहे थे कि हमें कोई ऐसा ट्रैक मिले जहां से हम लोगों को डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़े रहे, जो एक जज्बा रखती हो कि जो लोगों के काम आए। सो ये कुछ रीजंस रहे हमारी पार्टी चेंज करने के। हमारे हिसाब से ये इतना ही है कि वी विल विश यू वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग द कांग्रेस पार्टी। बट देन एक बात ये भी है इसमें, जो कि मैं सामीन के लिए कहना चाहूँगा कि ये जो साइमा जी हैं, इनका बैकग्राउंड एक्चुअली स्पोर्ट्स से है, मार्शल आर्ट्स से वाबस्ता है ये। उसके अलावा इनकी जो एजुकेशन है वो मोस्टली दिल्ली में हुई है, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन श्रीनगर से किया हुआ है। तो काफी खुशी होती है इंसान को, जो जितना भी हमारा पॉलिटिकल सेटअप है यहाँ पे, उसमें जब पढ़े लिखे लोग आ जाएं, नौजवान आ जाएं, और स्पेशली औरतों का उसमें एक रोल रहे डेवलपमेंट में या पॉलिटिक्स में, तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है बाकी सारे लोगों के लिए जो इससे इंस्पायर होके पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, और उनके भी अपने ख्वाब होंगे उनको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है आप। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, ये ख्याल आपको कहाँ से आया बेसिकली?
एक्चुअली अगर देखा जाएगा कि सोशल एक्टिविज्म का काम मैं पहले करती थी, लाइक मैं एक छोटे मोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। वहां पे देखते हैं कि जो गरीब आवाम है उनका कोई मतलब काम ही नहीं आता, छोटे मोटे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब को बंगला बना के दो वो काम है, छोटे मोटे काम होते हैं। लाइक किसी डिपार्टमेंट में कोई कागज का काम या कोई छोटे मोटे जो काम होते थे वो कहीं से होते ही नहीं थे। लाइक जो हमारे एमएलएज रह चुके हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रह चुके हैं, उनको तो हमें सिर्फ वोट देने के टाइम पे देखते हैं, उसके बाद तो कभी देखा नहीं था। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट का काम 4 साल कर रही हूँ, लाइक 2016 से लेके मैं शो पड़ा कि कहीं न कहीं पे मुझे कहीं पे ये प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा जहाँ पे मुझे लोगों को सर्व करने का मौका मिले। अ, ये समझो एक अपॉर्च्युनिटी मुझे भी मिली और इसमें अल्लाह का चाहना था और मैं आ गई लोगों की खिदमत करने के लिए। बहुत सारी औरतें इसके बारे में बात करती हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना, पब्लिक स्पेस में काम करने से बहुत सारे चैलेंज है। आपको तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा। हम चाहेंगे उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। या चैलेंज हर एक चीज़ में है, ऐसा नहीं है कि चैलेंज सिर्फ है, नए फील्ड में क्या है कि चैलेंज हर जगह आते हैं। एक नए ये समझो कि ये एक समुंदर है जहाँ पे हमें पहले तैरना सीखना है। तो सेम यही केस है कि जो एक पॉलिटिकल फील्ड है, इस फील्ड में जब मैं आई थी मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ गए थे बीच में। बट अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम लोगों से मिलना, उनको समझना, ऐसा सोच रहे हैं कि यार छोटी लड़की है, पता ही नहीं क्या करेगी, कैसा करेगी। हमारे लाइक जो हमारे लीडर्स रहे हैं, उन्होंने उनके साथ झूठे वादे किए हैं, कहीं ये लड़की भी ना वैसा करे। तो लोगों के बीच में खुद को एडजस्ट करना, उनका माहौल अडॉप्ट करना, थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम तो पहले हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स फाइन। अभी लोगों के साथ हम अच्छे से मिल रहे हैं और लोगों को भी समझ आ रहा है कि नई जो पॉलिटिक्स में अभी यूथ आया है कि इनका एक नया विज़न है। ये चाहते हैं कि नहीं, जो हमारा यहाँ का जमहूरी निज़ाम है वो बदले। जो यहाँ की जमहूरियत है वो एक नए पैमान पे पहुँचे। वही बस हमारा भी एक विषय यही भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के जो लोग हैं ट्रांसपेरेंसी के ज़माने में चल रहे हैं। आजकल की ट्रांसपेरेंसी में लोगों को समझ आ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबको आ ही रही है। हमें भी आई थी, नो डाउट कि नहीं। मुझे बताओ प्रॉब्लम्स के बगैर फिर मज़ा ही क्या है? नहीं, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट तो इसी बात से पता चलता है। जो आप में दिख रहा है वो ये है कि या तो आपको अपना काम बहुत अच्छा लगता है, या आप इस जनरेशन की जो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, ये जनरेशन बाय डीएनए बाय डिफॉल्ट ये जनरेशन ऐसी है जो कि चैलेंज से डरती नहीं है। वो तो ये तो ऑब्वियस है, आपकी बातों से भी वैसा लगता है। बट एक बात ये जानना चाहेंगे कि 2019 के बाद जो यहाँ की स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है, उसके बाद वो टर्मिनेशन में है या सस्पेंशन में है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की है। अब ये जो थर्ड टायर स्ट्रक्चर है हमारा, डीडीसी मेंबरान है, म्यूनसिपलिटीज के अलावा बाकी सारे गांव गांव से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे इलेक्शंस कराए गए। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बहुत सारे लोग असेंबली मेंबर्स से जितनी भी उनकी उम्मीदें थी, वो अब आपसे बहुत सारी उम्मीदें उनकी वाबस्ता होंगी। हमें बता दीजिए कि कितना डिफिकल्ट है ये कि एक एमएलए या एक एक एमपी से ऐसी चीजें जो कि ग्राउंड में बहुत रियरली देखा जाता था उससे पहले। लेकिन आपका तो डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे आपका पब्लिक इंटरेक्शन तो रहता ही है। हमें बता दीजिए, क्या ये एक चैलेंज आपके साथ लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता करते हैं, कि इट्स लाइक ओके जैसे बाकी कंट्री में चलता है वैसा इधर भी है? जी, पहले हम बात करेंगे कि अगर पहले-पहले हम देखेंगे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रह चुके हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूँगी कि मैं भी वोट दे चुकी हूँ, मैं भी रिप्रेजेंटेटिव बना चुकी हूँ, हम लोग भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। हम अपने एमएलए साहब को तभी देखते थे जब उनको वोट की ज़रूरत होती थी और उसके बाद तो कभी नहीं, नेवर कभी देखा ही नहीं होगा एरिया में। एंड आज हम खुद इस फील्ड में हैं, ये देख रहे हैं कि जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, लाइक जो इंसान की बेसिक नीड्स है, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है। लाइक रोड फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम कहीं पे सही नहीं है, हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है, वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। वो आज हम कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों तक एक साफ एटलीस्ट साफ पानी मिले उनको, उनको चलने के लिए एक अच्छा-सा रोड बने। ये आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, समझो वो सोए हुए थे, जहाँ पे उनके एरियाज़ में अभी तक अच्छी एजुकेशन के लिए सिस्टम नहीं बना है, एक गरीब आवाम के लिए चलने के लिए रोड नहीं बना है। ये चीज़ें हाँ, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस रखती है हम पे एंड इंशाल्लाह हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा खरा खड़ा उतरेंगे और
ग्राउंड में इस टाइम पे आप देख लीजिए कि जो डीडीसीज हैं, थ्री टायर सिस्टम जो हैं, वो बाज़ाब्ता तरीके से एक ईमानदारी से काम करते हैं। अगर देखा जाएगा कि फंड्स भी उतने ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल एक अच्छी खासी एग्ज़ाम्पल उन्होंने सेट की है डेवलपमेंट की। एक अच्छी खासी एग्ज़ाम्पल सेट की है उन्होंने डेवलपमेंट की। आप अगर ग्राउंड में आके देख लीजिएगा कि डीडीसीज़ ने जितनी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है एमएलए रह चुके हैं, नेवर उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, जैसे वो सोए हुए हैं। ऐसा तो समझ आप नहीं आ क्या रहा है कि क्या शायद वो क्या लोगों को क्या बेवकूफ़ ये बना क्या रहे हैं। ये क्या ये इस बात का की इक्कासी करता है कि जो कि मरकजी सरकार और स्पेशली जो बीजेपी पार्टी है नेशनल लेवल पे, वो ये कहती है कि वहाँ पे आज तक जितने भी असेंबली मेंबर्स हैं, मोस्टली ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ डायनास्टिक पॉलिटिक्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट से ऐसा, जब आप ये कह रही हैं कि पीने का पानी जो साफ नहीं आ रहा था, फिर ये तो असेंबली का डोमेन हुआ करता था, या असेंबली मेंबर्स का ये वाला काम हुआ करता था। अब आप जब ये कह रही हैं कि नहीं नहीं जी ऐसा था, पानी साफ नहीं आता था, बाकी सारे रोजमर्रा के जो मामलात हैं वो सही तरीके से उनका कोई हल नहीं निकलता था या निकल नहीं पाता था, क्योंकि एमएलए साहिबान जितने भी थे वो कभी रियरली ग्राउंड पे आते थे, लोगों के मसले मसाइल जो थे वो उठाते थे। तो क्या आप उस मरकजी सरकार का जो आर्ग्यूमेंट है कि नहीं यहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है, अब एक नई लीडरशिप आ रही है, ये जो डीडीसी के मेंबरान है ये प्रॉपरली उन इश्यूज को रिप्रेजेंट हाईलाइट कर पाते हैं जो इनका डोमेन है, क्या ये उस बात की अक्कासी नहीं करता कि आप जो कह रही हैं वही मरकजी सरकार भी कह रही है? अब कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी लाइन्स के खिलाफ भी ये स्टेटमेंट है, तो हमें बता दीजिए इसके बारे में। एक्चुअली बात बताना चाहूँगी कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो बातें बोली हैं, मैं ये सिर्फ़ जो बातें बोल रही हूँ, हाँ, जो एमएलएज़ रह चुके हैं, व्हाटएवर जो किसी भी पार्टी से इधर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से बिलॉन्ग करते हो या पीडीपी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलॉन्ग करते हो, सारे के सारे एमएलएज़ ने आज तक यही किया है कि लोगों को ठगने का काम किया है। नो डाउट हाँ, आजकल की जो थ्री टायर सिस्टम है, वो अपना काम सही से निभा रही है, वो इसलिए ताकि अभी जम्मू कश्मीर की यंग यूथ जाग चुकी है। तब जाके सिस्टम में थोड़ा सुधार आया है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये सुधार नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को भड़काने का काम कर रही है। ये तो जम्मू कश्मीर की यंग यूथ जाग चुकी है, जिसकी वजह से ये सारी चेंज हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम ये चाहेंगे, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, वो जो देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के रियाज अहमद हैं, वो भी डीडीसी मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल लेवल पे हमारा बहुत सारा चैलेंज रहता है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूंसी में, फंड्स एलोकेट कम हो रहे हैं। उसके बाद जो भी बोला जा रहा है थर्ड टायर के बारे में कि वी हैव डन दिस वी हैव डन दैट, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इट्स ओनली इन द पेपर, ग्राउंड लेवल पे कोई काम हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे हाथ बंधे हैं, हमारे पास पैसे है नहीं उतने ज़्यादा, बजट एलोकेशंस कम होते हैं, और उसके अलावा हमारे जो इश्यूज होते हैं लोगों के, वो उस लेवल पे हम रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़े से और फाइनेंसिस का ये जो कवर है ये बढ़ा लेते या कैप बढ़ा लेते, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। क्या आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसा मसला है? जी, ये बात सही है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मैंने पहले ही बताया है कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 31 पंचायतें और जो हमारा साल भर का फंड आता है वो 71 लाख आता है। 71 लाख में हम सारे डेवलपमेंट तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से काम हो रहे हैं, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं वो एट लीस्ट पूरी हो रही है। हाँ, कहीं न कहीं पे ये हमारी भी डिमांड है, आपकी वसादत से हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहेंगे कि ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हमारे जो फंड्स हैं बढ़ा दिए जाते तो लोगों की जो भी नीड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डेवलपमेंट वर्कर्स हैं, वो एक अच्छे तरीके से फ्रेम हो जाते, एक अच्छे तरीके से वो दिख जाते। फंड्स कम होने की वजह से कहीं न कहीं पे हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कहीं न कहीं पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। और ये जो आपके यहाँ पे एक और बात की जाती है कि 2019 के बाद यूथ इंगेजमेंट काफ़ी बढ़ चुका है। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी क्रिकेट या बाकी सारे स्पोर्ट्स जितने भी हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स इनाग्रेट हो रहे हैं, उनको बच्चों को ड्रग्स से दूर रहने की प्रॉब्लम, बाकी सारे इशू से दूर रहने के लिए उनको कहा जाता है कि आपकी जितनी भी एनर्जी है, आपका जितना भी पोटेंशियल है, टैलेंट है, वो किसी सही काम में लग जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनकी फ्यूचर के लिए भी या उनके काम के लिए भी। उनको भी एक टाइम मिलेगा, जो भी उनका जितना भी उनका सेटअप है वो एक सही सिमत में जाए। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में यूथ एंगेजमेंट को लेके कितना ज्यादा सीरियसनेस पाया जाता है?
ये एक्चुअली अगर देखा जाएगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए हर एक हलके में हमें जो भी पंचायतें हैं वहाँ पे एक स्पोर्ट्स प्ले फील्ड ऑलमोस्ट वहाँ पे बनवाए हैं, ताकि जो हमारे यूथ है वो स्पोर्ट्स के साथ एंगेज रहे, या ऐसी एक्टिविटीज, या वहाँ पे उन्होंने ऐसे स्पोर्ट्स कैंप्स करवाए हैं, कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स भी करवाए हैं, जिसमें हम लोगों ने खुद पार्टिसिपेट किया है, ताकि जो हमारी यंग यूथ है वो ड्रग्स जैसी वबा से दूर रहे। इसके लिए हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया हमारी यूथ को ड्रग्स से दूर रखने के लिए। एक बात ये भी साइमा जी बहुत ज्यादा जो जिसको जिसको तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है आप एक औरत हैं। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब देखा जाता है, बहुत कम ऐसा आता है कि लड़कियां जो है, या ये जो फीमेल सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, ये आगे आगे जाके पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हायर एजुकेशन में इनका एक अच्छा रोल है जो ये निभा सकती हैं। उसको लेके मुझे बता दीजिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो पढ़ने वाली हैं या जो आगे बढ़ना चाहती है जिंदगी में, उससे रिलेटेड आपने अभी तक कितना ज्यादा काम किया है? या एक्चुअली मैं इससे पहले एनआरएलएम में काम कर चुकी हूँ, वहां पे मैं फीमेल्स के साथ वो क्या बोलते हैं कि एक क्लोज बॉन्ड बना चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड हम एज की जो भी लड़कियां हैं, जो हमारे हम उम्र की लड़कियां हैं, उनसे मैं मिलती रहती हूँ, या जो हमसे छोटी लड़कियां उनसे भी मिलती रहती हूँ, उनके पेरेंट्स भी मिलती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, और आपकी वसादत से मैं बोलना चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि वो 50% रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए कर दे, क्योंकि हम भी हकदार है 50% के लिए। एंड बात करेंगे जो फीमेल है, आप देख लीजिए, मे बी शायद आगे वाले बंदे को सामने ये बुरा भी लग जाए, बट एक चीज है कि अगर देखा जाएगा कि फीमेल ज्यादा कैपेबिलिटी रखती है एज कम्पेयर टू जेंट्स। अगर देखा जाएगा एक फीमेल ज्यादा ऑनेस्ट पाई गई है हर एक फील्ड में। मैं आपके चैनल की वसादत से एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी लड़कियों के लिए, कि वो जिस किसी भी फील्ड में करेगी अपना बेस्ट करेगी। एंड मैं उनसे डायरेक्टली रूबरू होके ये बात कह रही हूँ कि आप आ जाइए, हर एक फील्ड में कैरियर है, आप आ जाइए। ये ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा क्या बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में बोलते हैं कि जी, ऐसा बोला जाता है कि लड़की को बाहर जाना मना है, बट ऐसा नहीं है। इस्लाम में कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि फीमेल को किसी शोबे में जाने से मना नहीं किया है। इस्लाम में किसी लड़की को किसी भी शोबे में जाने से मना नहीं किया है। हमारी फीमेल्स आगे आइए, क्योंकि उनमें टैलेंट है। इस चीज के लिए भी हम लोगों ने काउंसलिंग की है अपनी फीमेल सारे कॉलेज में, जो भी हमारे जुरिस्डिक्शन में कॉलेज पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल्स पढ़ते हैं, वहां पे हम लोगों ने ऐसा कैंप करवाए हैं, जहाँ पे हम लड़कियों को एंगेज कराने की कोशिशें कर रहे हैं। और अभी जब आप पिछले 4 साल का देख रही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो डेवलपमेंट है, चाहे वो हेल्थ केयर को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो बातें, आप कितनी मुतमईन हैं कि 4 साल हो गए? अब चूंकि ये भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगले एक बार और इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसी साल के लगभग विंटर के आसपास, तो आप अपने परफॉर्मेंस को लेके जब आप देख रही हैं पीछे 4 साल, आप कितना काम कर पाए हैं, कहाँ पे और करने की जरूरत है, वो सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में हमें बता दीजिए कि आपका ग्राफ कहाँ पे आप देख रही हैं। जी, एक्चुअली अगर देखा जाएगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहा है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा लगी हूँ, क्योंकि अगर देखा जाएगा कि हमारी लड़कियां जो हैं वो कहीं न कहीं पे 10th 12th के बाद अपनी एजुकेशंस को ड्रॉप करके घर पे बैठ जाती हैं, क्योंकि जब देखा गया कि इसके पीछे सर्वे करके देखा गया कि इश्यूज़ क्या है, किस बात के लिए लड़कियां स्कूल आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, उस चीज़ की बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आगे आ गई। उसमें हमने बड़ी कोशिशें की रिज़ॉल्व करने की, और ऑलमोस्ट मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स दिलवाए हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो आगे compete करे, बाकी बच्चों से अच्छे से वो लोग compete कर पाए। और सबसे बड़ी बात है, और स्पोर्ट्स पे हम लोगों ने ध्यान दिया है, ताकि जो यंग यूथ है उसको एंगेज कर पाए, जो हमारे बच्चे हैं वो ड्रग्स की ओर ना जाए, वो एंगेज रहे स्पोर्ट्स की ओर, उन पे हमने ज्यादा ध्यान दिया है। बाकी जो भी डेवलपमेंटल वर्कर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ कि जितने भी वर्क्स हम लोगों ने किए हैं, जो आज तक नहीं कर पाए थे एमएलए, जिनको 6 करोड़ का फंड मिलता था 1 साल के लिए, तो वो काम नहीं कर पाए। मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ, 100% सैटिस्फाई हूँ। ये नो डाउट कि मैं ये बोल रही हूँ कि हमने 100% काम किया है। नहीं, 100% काम नहीं किया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉर्ट हो जाएगी। धीरे-धीरे करके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है। बट जितना 3 टायर सिस्टम में होके काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से मैं सैटिस्फाई हूँ।
एक और बात जानना चाहेंगे साइमन जी, वो ये है कि जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दूर से देख रही हैं एज ए सिटीजन, एज पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, हमें ये बता दीजिए कहाँ कहाँ आपको वो मोटा मोटा सा चैलेंज दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा करने की जरूरत है, जैसे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, या फॉर दैट मैटर कोई और भी चीजें हो। एम्प्लॉयमेंट का एक मसला रहता है, रियाज साहब ने लास्ट टाइम जी। हमारे साथ ये इशू उठाया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम है, और उन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दिए थे कि कैसे वो दूर किया जा सकता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका क्या स्टेट है? या अगर देखा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी जो क्राइसिस मुझे दिख रही है हमारे साइड से, क्योंकि हमारा फ्लड प्रोन एरिया आता है, तो मुझे सबसे बड़ा मसला लगता है वहाँ पे इरिगेशन का, क्योंकि हमारी जो वहाँ पे पंचायत है वो ऑलमोस्ट डिपेंड है पैडी फील्ड्स पे, जो ऑलमोस्ट 2014 के बाद सारी डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाए गए हैं कि उनको एटलीस्ट वहां से एक फ्लड चैनल बना के दे, या जो भी हमारी इरिगेशन के नाला है उनको डिसैल्ट करके या कोई डिवॉटरिंग का कोई ऐसा सिस्टम बनाते जो वहां के लोग बच पाते। ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है एजुकेशन सिस्टम वीक है वहाँ से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती है। हम लोग तो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि जी जनाब हम रोड बनवा देंगे। जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, तो रोड किस लिए चाहिए? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं आप लोगों की चैनल की वसादत से मैं एलजी इंतज़ामिया को गुहार लगाती हूँ कि एट लीस्ट जो हमारी जम्मू कश्मीर की यूथ है, जो हमारी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट का जो भी इंतज़ाम है वो करे, ताकि एट लीस्ट वो अपना रोज़गार सही से चलाएँ। एक एक बात ये भी रहती है साइमा जी, वो ये कि जब हम असेंबली की बात करते हैं या एमएलए साहिबान जो हमारे रहे हैं, उसको लेके काफी सारी बात हो रही है आजकल मीडिया में या बाकी सारे जगहों पे। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियसनेस है कि असेंबली कब बहाल की जाएगी। बाकी चूंकि आप एक नेशनल पार्टी के साथ आप वाबस्ता हैं, तो आप इस चीज को लेके कहाँ खड़ी हैं? अगर यहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, क्या ये जो डीडीसी का जो स्ट्रक्चर है, क्या इनको पावर इतना ज्यादा एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा, या इनकी पावर में कोई कटौती हो जाएगी, या फिर इनके और एमएलए साहिबान की कॉन्स्टिट्यूंसी मोस्टली तकरीबन तकरीबन एक ही रहती है, या थोड़ा 50% तो वैसे भी एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए की होती है? मुझे ये बता दीजिए, आप कहाँ देखती हैं डीडीसी और असेंबली जो हमारी जब भी होगी, जब भी इसको बहाल किया जाएगा, आप कहाँ देखती, क्या इनका कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, या ये एक दूसरे को एज ए सपोर्ट लेके आगे काम कर सकती हैं? देखिए, मतलब अगर देखा जाएगा हम भी असेंबली इलेक्शन के इंतज़ार में खड़े हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम असेंबली इलेक्शंस के लिए खड़े हैं, इस टाइम पे इंतज़ार में हैं। देखा जाएगा कि मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि अगर एक एमएलए और डीडीसी के बीच में कोई कंट्रोवर्शियल रहेगा, ये खुशकिस्मती की बात होगी कि अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एट लीस्ट डीडीसी 2 तो आएँगे ही आएँगे और एक एमएलए भी आएगा, एक अच्छी खासी डेवलपमेंट होगी। मैं इस चीज़ को एक अच्छे अंदाज़ से देख रही हूँ। नई जी जो एक एमएलए आएगा उसके सदारत में भी जो डेवलपमेंट वर्कर्स हैं वो उभर के आ जाएगी। क्या हम ये ऐसा नहीं है कि नहीं जी डीडीसी मेंबर कंट्रोवर्शियल होंगे जी, नहीं वो फिर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, एमएलए के आने के बाद डीडीसी की एक्टिविटीज़ कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डीडीसी एंड एमएलए इनका बिल्कुल डिफरेंट रोल है, वो अपना-अपना रोल अच्छे से निभाएँगे। मुझे एक और बात जानने, आखिर पे ये जानना चाहूंगा मैं कि क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगला जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होगा, उसमें आप एज एन एमएलए कैंडिडेट उतरेंगी, और आपका भी एक अपना हक है ग्रोथ करने का। आप चूंकि डीडीसी को लेके ही मुझे नहीं लग रहा है कि सेटिस्फाई कोई हो सकता है, आप चाहेंगे कि और भी थोड़ा और पावर मिले, और भी फंड्स मिले, ताकि लोगों का काम किया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने से बेहतर है कि दो कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट कर लो, ताकि आपका जो कैनवस है, आपका जो काम करने का एरिया है, वो बढ़ जाए। क्या आप चाहेंगी असेंबली इलेक्शंस में जब भी होंगे उनमें पार्टिसिपेट करना? जी, बिल्कुल। इस चीज़ के लिए हम रेडी हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो भी असेंबली इलेक्शंस हो जाएँगे, उसमें हम खड़े हो जाएँगे और इंशाल्लाह जीत के आ जाएँगे, क्योंकि हमारा यही एक ही मोटिव है कि हम अपनी पब्लिक को प्रॉपर तरीके से सर्व करें। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि मैं इसके अलावा भी बाकी सारे प्रोग्राम्स करता हूं, लेकिन मुझे जितना एक्साइटमेंट आप में दिख रहा है, जितना आप
सेटिस्फाइड हैं लोगों के साथ जुड़ने से, या लोगों के साथ बात करने से, या उनका उनके मसले मसाइल को हल करने का जो एक वो पैशन होता है आप में दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आप नेचुरली इस चीज के लिए बनी थी कि आपको पॉलिटिक्स में आना है। चलो, एट द एज ऑफ 30 से, या एट द वट एवर द एज यू हैव, उसमें आपको मौका मिला लोगों की खिदमत करने का। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही आगे जाके अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। और जब भी कभी हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेस रहती है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे जुड़ने की, आपको फिर से दावत करने की। आप हमारे साथ जुड़ गई, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस प्रोग्राम को लेके। सो मच, थैंक यू।